जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसमें भी हमने कुछ प्रेपोजिशन पढ़ी थी, डेफिनेशन को समझा था और टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन को देखा था। तो आज की हमारी देख लेते हैं कौन कौन सी प्रेपोजिशन है जिसको आज हम समझने वाले हैं। सिंस, फॉर और फ्रॉम। तो हम बात करेंगे यहाँ पे सिंस और फॉर की और फ्रॉम की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर सिंस और फॉर के बारे में बात करेंगे। अब जो सिंस और फॉर है वो यूज किए जाते हैं हमारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए हम यूज करते हैं सिंस और फॉर का। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस वो टेंस होते हैं जिसमें कोई भी काम लगातार हो रहा होता है टाइम के साथ, यानी कि समय के साथ कोई भी काम हो रहा होता है तो वो हमारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होते हैं। और सिंस और फॉर का यूज हम करते हैं टाइम के लिए। कोई भी गिवन टाइम हो तो उसके साथ हम सिंस या फॉर में से किसी भी एक को लगाएंगे। जैसे हम बात कर लेते हैं, जैसे ही हैज बीन वॉशिंग his clothes, he has been washing his clothes since morning, कि वह सुबह से कपड़े धो रहा है। तो देखो मॉर्निंग क्या है, हमारा यहाँ टाइम है और टाइम से पहले हमने सिंस का यूज कर दिया है। अगर हम इसी सेंटेंस को दोबारा लिखें, ही हैज बीन वॉशिंग हिज क्लोथ्स, कि वह अपने कपड़े धो रहा है फॉर 2 hours 2 घंटे से, फॉर 2 hours 2 घंटे से। तो यहाँ पे देखो हमने फॉर का यूज किया है। तो सेंटेंस तो हमारा सेम है, ही हैज बीन वॉशिंग द क्लोथ्स, कि वह अपने कपड़े धो रहा है, सिर्फ हमारा टाइम अलग है, मॉर्निंग से 2 घंटे से। तो मॉर्निंग जो है हमारा, मॉर्निंग है हमारा पॉइंट ऑफ द टाइम, पॉइंट ऑफ द टाइम की बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि निश्चित समय की बात हो रही है, कि सुबह की बात हो रही है, शाम की बात हो रही है, दोपहर की बात हो रही है, या फिर आप देख सकते हो यहाँ पे हम देखेंगे कोई भी निश्चित टाइम, यानी कि पॉइंट ऑफ द टाइम की बात हो रही है। और जो हमारा ये 2 hours आया है, 2 hours आया है हमारा पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो यानी कि यहाँ पे बात हो रही है पीरियड ऑफ टाइम की, जैसे 2 घंटे, 2 महीने, 4 साल, 5 साल, तो ये पीरियड ऑफ टाइम है। और निश्चित समय क्या होता है, पॉइंट ऑफ द टाइम क्या होता है, पॉइंट ऑफ द टाइम में हम देखते हैं जैसे कि आपका मॉर्निंग आ गया, मॉर्निंग, इवनिंग, नून, मंडे, ट्यूसडे, मतलब कोई भी दिन हो सकता है, मंडे, ट्यूसडे, या फिर ईयर की बात हो सकती है 1997, 1889, कोई भी ईयर की बात हो सकती है। और यहाँ पर कोई भी डेट हो सकती है, 25 दिसंबर, कोई भी डेट हो सकती है। तो ये सारी हमारे फिक्स टाइम होते हैं। तो इन सबसे पहले हम यूज करते हैं किसका, सिंस का। इनसे पहले हम यूज करते हैं सिंस का। और फॉर के लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉर हमारा आता है जैसे कि हमने 2 घंटे की बात हो रही है 2 hours, या फिर बात हो रही है 2 month की, 2 months, मतलब मंथ कितने भी हो सकते हैं, 2 ही नहीं, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 2 घंटे, 4 घंटे, या फिर ईयर्स की बात हो रही है 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। तो इन सब के लिए, या फिर वीक की बात हो रही है 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक। तो ये जो सब है हमारे क्या है, ये हमारे अनिश्चित टाइम है, कहीं भी 2 घंटे हो सकते हैं, कभी भी 1 साल की बात हो सकती है, कोई फिक्स टाइम नहीं है। तो इन सबसे पहले हम फॉर का यूज करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे फॉर का। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि फॉर का यूज हमें कहाँ करना है और सिंस का यूज हमें कहाँ करना है। तो इन दोनों का यूज हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में करते हैं। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, सिंस और फॉर तो हमने देख लिया, अभी हम बात करेंगे फ्रॉम की। तो अभी बात करेंगे हम फ्रॉम की। फ्रॉम का मतलब होता है कि ओरिजिन। फ्रॉम को हम देखते हैं ओरिजिन से, यानी कि कोई भी चीज कहाँ से शुरू हुई है, कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ से आ रही है। तो जहाँ से शुरू हुई है, जहाँ से आ रही है, उसके लिए हम फ्रॉम का यूज करेंगे। फ्रॉम का मीनिंग वैसे होता है से, लेकिन इसको हम देखेंगे ओरिजिन से, कि वह दिल्ली से आ रहा है तो उसकी ओरिजिन क्या है, दिल्ली। वह मुंबई से आ रहा है तो उसकी ओरिजिन क्या है, मुंबई। कि मैं बिलोंग करता हूँ दिल्ली को, दिल्ली में, जैसे हम पूछते हैं कि वेयर डू यू कम फ्रॉम, कि आप कहाँ से आते हो, तो हम लिख देंगे कि हम दिल्ली से आते हैं। तो दिल्ली हमारा क्या है, ओरिजिन है। तो ओरिजिन के लिए कहीं से भी कोई चीज आ रही है, किसी की तरफ से भी कोई चीज आ रही है, तो हम फ्रॉम का यूज करेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे कि सेंटेंस देख लेते हैं यहाँ पर कुछ, ही विल गो टू कॉलेज, कि वह कॉलेज जाएगा फ्रॉम नेक्स्ट मंडे, अगले मंडे से। तो देखो अगले मंडे से कॉलेज जाएगा, तो यहाँ पे हमने बात की है टाइम की। अब टाइम के लिए हमने बताया था सिंस और फॉर का यूज होता है, लेकिन सिंस और फॉर का यूज सिर्फ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में होता है। और अगर हम कहीं पर टाइम देखें तो ये तो देखो हमारा फ्यूचर टेंस है,
फ्यूचर सिंपल फ्यूचर है यहाँ, तो सिंपल फ्यूचर में या कोई भी दूसरे टेंस में हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे। और फ्रॉम का यूज हम कहाँ पर करते हैं, जब किसी भी टाइम से किसी चीज़ की शुरुआत हुई हो। तो नेक्स्ट मंडे उसका ओरिजिन है कि अगले मंडे से शुरू करेगा वो कॉलेज जाना, तो नेक्स्ट मंडे क्या है, ओरिजिन है, अगले मंडे से शुरू करेगा या 2 दिन बाद शुरू करेगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अगले मंडे से शुरू करेगा, तो अगला जो मंडे है वो उसका ओरिजिन है। तो जिस काम को हमें कहीं से शुरू करना है, कहीं से हम आरंभ करना है, तो हम फ्रॉम का यूज करेंगे। अब देख सकते हैं इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से बारिश हो रही है। तो हैज बीन देखते ही हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। और 2 घंटे हमारा अनिश्चित समय पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसलिए हमने फॉर का यूज किया है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, इट हैज बीन रेनिंग सिंस 2 o'clock, 2 बजे से बारिश हो रही है। तो 2 बजे हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ द टाइम है, तो इसलिए हमने इसके लिए सिंस का यूज किया है। क्लियर हो गया। ही इज फ्रॉम मुंबई, वह मुंबई से है, तो मुंबई उसका ओरिजिन है कि वो कहाँ से है, मुंबई से, तो इसलिए हमने यहाँ पर फ्रॉम का यूज किया है जहां पर भी ओरिजिन की बात हो रही हो। वेयर डू यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से आते हो, कहाँ से मतलब किस ओरिजिन से आप आते हो, तो हमने यहाँ पे फ्रॉम का यूज किया है। तो फ्रॉम का मतलब होता है कहीं से भी ओरिजिन से, यानी कि कहीं से शुरुआत हो रही है, कहीं से कोई व्यक्ति आ रहा है, कहीं से कोई काम शुरू हो रहा है, तो हम यूज करेंगे फ्रॉम का। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा सिंस, फॉर और फ्रॉम में तीनों में क्या डिफरेंस है और हमें उनको कैसे यूज करना है। अभी बात कर लेते हैं हम फॉर और ड्यूरिंग की। तो फॉर का मतलब होता है के लिए, फॉर का मतलब होता है के लिए, और ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान। तो यहाँ पे हम कुछ सेंटेंस के थ्रू इसको समझेंगे। इट रेन्ड ऑल संडे, पूरे संडे बारिश हुई थी, बट स्टॉप ड्यूरिंग द नाइट, लेकिन रात के समय रुक गई। तो अभी हमने देखा द नाइट की बात हो रही है और इसके पहले हमने लगा दिया है ड्यूरिंग। तो ड्यूरिंग जो वर्ड है, ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, तो रात के दौरान, यानी कि रात के दौरान बारिश रुक गई थी। अब जो ड्यूरिंग आता है वो अभी हमने बात की थी कि जो नाइट वर्ड मिलेगा हमें देखने के लिए, उससे पहले हम एट लगाएंगे, एट नाइट। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे दा का यूज हो रहा है, एट द नाइट नहीं होता, एट नाइट होता है। तो अगर दा लग रहा है तो वहां पे हम किसी और वर्ड को लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे यूज किया है ड्यूरिंग का। ड्यूरिंग का क्यों किया है, क्योंकि पूरी रात के दौरान बारिश रुक गई। अब एट नाइट यानी कि एक हमारा फिक्स टाइम हो गया कि रात के समय, तो रात का कोई फिक्स टाइम होता है, बट ड्यूरिंग द नाइट का कोई फिक्स टाइम नहीं होता। जब से रात शुरू होती है और जब से रात खत्म होती है उसके बीच में किसी भी टाइम, तो ड्यूरिंग द टाइम का यानी कि पूरी रात के दौरान। और एट नाइट का मतलब होता है कि नाइट के समय एक फिक्स टाइम। तो यहाँ पे कुछ वर्ड देख लेते हैं हम, जैसे ड्यूरिंग विंटर वेकेशन। तो यहाँ पे हमने देखा ड्यूरिंग विंटर वेकेशंस, या फिर हम देख लेते हैं ड्यूरिंग चाइल्डहुड, या फिर हम देखें एक और वर्ड ड्यूरिंग द मिडिल एज। तो यहाँ पे हम कुछ वर्ड देखने के लिए मिल रहे हैं जिससे पहले हमने ड्यूरिंग का यूज किया है। तो ड्यूरिंग का मतलब क्या हो जाता है कि पूरे विंटर वेकेशन के दौरान, पूरे चाइल्डहुड के दौरान, पूरे मिडिल एज के दौरान। तो यहाँ पे किसी भी एक बड़े टाइम के अंदर कुछ भी हो सकता है कभी भी, ये नहीं कि एक फिक्स टाइम होगा, वहाँ पे फिक्स टाइम नहीं होता। विंटर वेकेशन तो काफ़ी लंबा होता है, विंटर वेकेशन लंबा होता है, तो उसके ड्यूरिंग में कोई भी वर्क होना, उसके दौरान यानी कि पहले दिन से लेकर लास्ट वाले दिन तक के बीच में कुछ भी हो जाना। चाइल्डहुड बचपन भी कितना बड़ा होता है कि बचपन हमारा कई साल का होता है, तो उस बचपन के ड्यूरिंग। या मिडिल एज कितने सालों की थी आपको पता ही है, तो मिडिल एज के ड्यूरिंग। तो ड्यूरिंग का मतलब वो कोई फिक्स टाइम से नहीं होता, ड्यूरिंग का मतलब एक बड़े पीरियड ऑफ टाइम से होता है। उस बड़े पीरियड ऑफ टाइम में कभी भी कुछ भी काम हो गया, तो नाइट यानी कि पूरी रात के दौरान वो रुक गई थी, तो पूरी रात में किसी भी एक टाइम पर वो रुक गई थी। अभी हमें नहीं पता कि कौन सा फिक्स टाइम था जब वो रुक गई थी, तो इसलिए हमने यूज किया यहाँ पे ड्यूरिंग का। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, ही हैज बीन इल फॉर 3 days, कि वो हैज बीन, देखो पहले तो हैज बीन आते ही हमें ये पता चल गया कि ये किसकी बात हो रही है, परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। तो ही हैज बीन इल कि वह बीमार हो रहा है, फॉर 3 days 3 दिनों से। तो 3 दिन हमारे क्या है यहाँ पे, कोई भी 3 दिन हो सकते हैं, अनिश्चित समय है, पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है, तो ये इसलिए हमने फॉर का यूज किया है। आई वेंट देयर फॉर समर वेकेशन, तो अभी इस वाले फॉर में और इस वाले फॉर में क्या डिफरेंस है। आई वेंट देयर फॉर समर वेकेशन कि मैं वहाँ समर वेकेशन के लिए गया था,
और ऊपर वाले में कि 3 दिन से बारिश हो रही थी। तो 3 दिन से बारिश हो रही है, तो ये तो हमें पता है कि परफेक्ट टेंस में हम सिंस या फोर का यूज करते हैं। बट समर वेकेशन के लिए फोर का यूज क्यों हुआ? क्योंकि आई वेंट देयर, मैं वहां गया किसी पर्पस के लिए। किसके लिए गया था? समर वेकेशन के लिए। और फोर का मीनिंग मैंने आपको बताया के लिए होता है। फोर का मीनिंग होता है के लिए। तो के लिए का जब भी हमारा कोई भी हिंदी में मीनिंग हमें दिखाई दे कि मैं उस काम के लिए वहां पर गया, तो हम फोर का यूज करेंगे। जैसे आई रेंटेड माई कार, मैंने अपनी कार को रेंट कर दिया, रेंट पर दे दिया फॉर द समर, सिर्फ समर के लिए, यानी कि गर्मियों के लिए रेंट पर दे दिया। तो फोर का मतलब के लिए। तो कहीं पर भी के लिए की सेंस आ रही है तो हम फोर का यूज करेंगे। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिलो एंड अंडर। अभी यहाँ पे देखो 2 वर्ड दिख रहे हैं, बिलो जिसका मतलब होता है नीचे, और अंडर, अंडर का मतलब भी होता है नीचे। तो दोनों का सेम मीनिंग है, तो हम बिलो यूज कर ले या अंडर यूज कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि बिलो का यूज के लिए अलग रूल है और अंडर के यूज के लिए अलग रूल है। तो यहाँ पे हम सेंटेंस देखेंगे और उसके बाद हम इसको समझेंगे। ही पुट द बुक्स अंडर द पिलो, उसने बुक्स को पिलो के नीचे रख दिया, अंडर द पिलो रख दिया। ही प्लेस द लैम्प बिलो द एलमीरा, और उसने लैंप को एलमीरा के नीचे रख दिया। तो दोनों में सेम ही चीज है कि भाई पिलो के नीचे रख दिया या एलमीरा के नीचे रख दिया, तो रखा तो नीचे ही है दोनों चीजों को। तो फर्क क्या हुआ? अंडर की जगह पर हमने बिलो का यूज क्यों नहीं किया, या बिलो की जगह पर हमने अंडर का यूज क्यों नहीं किया? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अंडर वर्ड है, ये अंडर जो वर्ड है ये फिजिकल कॉन्टैक्ट के बारे में बताता है। फिजिकल कॉन्टैक्ट हो रहा है यहाँ पर। फिजिकल कॉन्टैक्ट कैसे? कि जो बुक्स है वो पिलो से टच हो रही है। अब दोनों के सरफेस आपस में टच हो रहे हैं तो हमने अंडर का यूज किया है। लेकिन जो लैंप है हमारा वो एलमीरा से टच नहीं हो रहा है। जो लैंप है हमारा वो एलमीरा से टच नहीं हो रहा है, तो इसलिए हमने बिलो का यूज किया है। तो जो बिलो वर्ड है उसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता, तो नो फिजिकल कॉन्टैक्ट। तो यानी कि वो चीजें आपस में टच नहीं होती हैं, इसलिए हमने बिलो का यूज किया है। तो बिलो में क्या होता है कि एलमीरा के नीचे, तो एलमीरा से टच नहीं होगा लैम्प, तो इसलिए बिलो का यूज किया है। तो आपको दोनों समझ में आ गया होगा कि अंडर और बिलो में क्या डिफरेंस है। अंडर क्या कर रहा है कि फिजिकल कॉन्टैक्ट दिखा रहा है, और बिलो यहाँ पे फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं दिखा रहा है। हालांकि दोनों का मीनिंग जो है वो सेम है, हालांकि दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। अभी हम देखें, ही इज वर्किंग अंडर मी, कि वह मेरे नीचे काम कर रहा है। अब यहाँ पे अंडर का भी यूज क्यों किया कि वह मेरे नीचे काम कर रहा है? तो बिकॉज जो अंडर वर्ड है उसका मतलब होता है जूनियर, तो हम उसको जूनियर के लिए भी यूज करते हैं अंडर को। वो मेरे नीचे वर्क कर रहा है, इसका मतलब है कि वह मेरा जूनियर है, यानी कि मैं उसका सीनियर हूं, यानी उससे ऊपर काम करता हूं और वो मेरे जूनियर है, तो जिसके लिए वजह से वो मेरे अंडर में काम कर रहे हैं। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ही इज अंडर मी, कि वह मेरे नीचे है। नीचे मतलब वह मुझसे जूनियर है, यानी कि मेरे नीचे होकर काम कर रहा है, मेरे अंडर में काम कर रहा है। तो अंडर वर्ड का मतलब जूनियर से भी होता है। जरूरी ये नहीं है कि अंडर का मतलब यहाँ पे नीचे शो कर रहा है, यहाँ पर जो अंडर वर्ड है वो जूनियर शो कर रहा है। तो यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, इट इज बिलो हिज डिग्निटी टू बैक फॉर मर्सी। तो ये जो बिलो वर्ड आया है यहाँ पर, ये डिग्निटी के रेफरेंस में आया है कि बैक फॉर मर्सी, यानी कि मर्सी मतलब होता है दया, दया के लिए भीख मांगना उसकी गरिमा के नीचे है। तो डिग्निटी से अगर हमारा डिग्निटी को रेफरेंस कर रहा है नीचे वर्ड, तो हम बिलो का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? बिलो। बिलो मतलब होता है नीचे, और डिग्निटी मतलब सम्मान यानी गरिमा। तो दया के लिए भीख मांगना उसके सम्मान को नीचे करता है, यानी कि नीचा कर देता है, बिलो पहुंचा देता है, नीचा कर देता है। तो बिलो हमारा किसके लिए आया है? डिग्निटी के रेफरेंस में आया है यहाँ पर। तो आप कहीं पर भी आपको अगर इस तरह का सेंटेंस दिखाई दे डिग्निटी से रिलेटेड, यानी कि गरिमा को नीचा दिखाना है, तो हम बिलो का यूज करेंगे। यहाँ पर हम बीनीथ का भी यूज कर सकते हैं। बीनीथ वर्ड का भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, इट इज बीनीथ हिज डिग्निटी टू बैक फॉर मर्सी। बट बिलो यूज करना ज्यादा सुटेबल है, बिलो यूज करना ज्यादा बेस्ट है। तो हम इसको सबसे पहले प्रीफरेंस देंगे बिलो को। अगर हमें ऑप्शन में कहीं पर बिलो नहीं दिख रहा है तब हम बीनीथ यूज कर लेंगे, अगर बीनीथ ऑप्शन में है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि बीनीथ और बिलो दोनों का मतलब नीचे ही होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन और विद इन। तो यहाँ पे देखो, इन वर्ड एक तो हमारा इन का मतलब होता है में, और विद इन मतलब होता है के अंदर, के अंदर। अभी यहाँ पे क्या देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है, कि इन को कहाँ पर यूज करना है,
और विद इन को कहाँ पर यूज करना है, तो आई विल कंप्लीट द वर्क इन अ मंथ, तो यहाँ पे देखो इन का यूज हुआ है कि मैं इस काम को 1 महीने के अंदर खत्म कर दूंगा, तो आई विल कंप्लीट द वर्क इन अ मंथ। नेक्स्ट देखो, आई कैन रिपेयर द कार, मैं इस कार को रिपेयर कर सकता हूँ विद इन 2 आवर्स, 2 घंटे के अंदर, 2 घंटे में मैं इस कार को रिपेयर कर सकता हूँ, 1 महीने में मैं इस काम को खत्म कर दूंगा। तो यहाँ पे दोनों में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि 1 महीने में काम खत्म कर दूंगा, तो यानी कि उसको काम खत्म करने में पूरा 1 महीना लगेगा, ठीक है। और 2 घंटे में मैं काम खत्म कर सकता हूं, तो 2 घंटे के अंदर वो किसी भी समय कर सकता है, 2 घंटे के अंदर अंदर करेगा, यानी कि वो 1 घंटे में भी कर सकता है, वो 1.5 घंटे में भी कर सकता है, वो 15 मिनट में भी कर सकता है, 25 मिनट में भी कर सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टाइम उसको कितना लगेगा, 2 घंटे। 2 घंटे से कम भी लग सकते हैं और पूरे 2 घंटे भी लग सकते हैं। और 1 महीने की जो बात हो रही है ऊपर वाले सेंटेंस में, तो यानी कि पूरा उसको 1 महीना लगेगा ही लगेगा, पूरा 1 महीने से कम टाइम वो नहीं लेगा, ना ही 1 महीने से ज्यादा टाइम लेगा, वो 1 महीने के अंदर उस काम को खत्म करेगा, यानी कि 1 महीना पूरा लगाएगा। बट यहाँ पे 2 घंटे पूरे नहीं लगेंगे, ये नहीं पता। तो यहाँ पे देखो आई विल, उसने क्या किया है, निश्चय किया है। यहाँ पे देखो आई विल यानी दृढ़ निश्चय किया है कि मैं 1 महीने के अंदर इस काम को खत्म कर दूंगा। और आई कैन, उसने कहा मैं कर सकता हूं, मतलब 2 घंटे के अंदर अंदर इस काम को रिपेयर कर सकता हूं, ठीक है, इस काम को मैं खत्म कर सकता हूं 2 घंटे के अंदर अंदर। तो इन और विद इन में इतना ही फर्क है कि जब हम देखें कि काम कर सकते हैं हम, तो विद इन, और काम कर दूंगा तो इन का यूज करेंगे। तो ही विल राइट ए बुक, वो एक किताब लिख देगा, तो ही विल कि वह किताब लिख देगा इन 3 मंथ, 3 महीने में, तो यानी कि उसको पूरे 3 महीने लगेंगे किताब को लिखने में। ही कैन सोल्व, कि वो सोल्व कर सकता है इस क्वेश्चन को विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर अंदर, यानी कि उसको 5 मिनट भी लग सकते हैं, 10 मिनट भी लग सकते हैं, 20 मिनट भी लग सकते हैं, 55 मिनट भी लग सकते हैं, और पूरा 1 घंटा भी लग सकता है। तो 1 घंटे के अंदर अंदर वो इस काम को कर लेगा, उसने बोला कि मैं कर सकता हूं, बट जरूरी नहीं कि पूरा 1 घंटा ही लगे उसको। तो विद इन और इनमें सिर्फ यही फर्क है कि विद इन के इनके अंदर तो पूरा का पूरा टाइम लगेगा, और विद इन में टाइम कम भी लग सकता है। तो ये क्लियर हो गया आपको कि विद इन और इनको हम कहां पर यूज करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, एगो और बिफोर। अब एगो मतलब क्या होता है, एगो का मीनिंग होता है पहले, और बिफोर का मतलब भी होता है पहले, यानी कि दोनों का मीनिंग हमारा सेम है। एगो माने भी पहले और बिफोर माने भी पहले, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, कहां पर हमें एगो यूज करना है और कहां पर हमें बिफोर यूज करना है। तो ही केम 3 days एगो, कि वह 3 दिन पहले आया। तो सबसे पहले तो हम बात जो करेंगे, वो एगो जो होता है वो पास्ट टेंस में यूज होता है। किस में यूज होता है, पास्ट टेंस में। तो पहले के लिए हम पास्ट टेंस में एगो का यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा हम देखते हैं, द ट्रेन हैड लेफ्ट, कि ट्रेन छूट चुकी थी बिफोर ही रीच द स्टेशन, उसके स्टेशन पर पहुंचने से पहले। तो उसके स्टेशन पर पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो जब हम बिफोर का यूज देखते हैं, तो हम देखते हैं कि ये 2 सेंटेंस को एक साथ जोड़ने के लिए बिफोर का यूज किया जाता है। बिफोर का यूज 2 सेंटेंस को एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है, और एगो का यूज एक ही सेंटेंस में किया जाता है, बट पास्ट टेंस में किया जाता है। तो सिर्फ इतना सही फर्क है दोनों में कि एगो को हम यूज करेंगे पास्ट टेंस के लिए, बिफोर को भी हम पास्ट टेंस में भी कर सकते हैं, फ्यूचर में भी कर सकते हैं, प्रेजेंट में भी कर सकते हैं, बट 2 सेंटेंस को एक साथ जोड़ने के लिए, 2 सेंटेंस को एक साथ जोड़ने के लिए, जैसे हमने देखा यहाँ पे, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन छूट चुकी थी, एक सेंटेंस, ही रीच द स्टेशन, वह स्टेशन पर पहुंचा, 2 सेंटेंस। तो 2 सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए हमने यहाँ पे बिफोर का यूज किया है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि एगो हम यूज कहाँ पर करेंगे और बिफोर का हम यूज कहाँ पर करेंगे। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।